नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनजन की सरकार 4 साल पे मिसाल थीम के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी जनसभा के साथ साथ सरकार की प्रमुख योजनाएं, विकास कार्यों की उपलब्धियों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगे थे, जहां कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन शामिल हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें, तभी असली विकास की पहचान होगी। माननीय पुष्कर सिंह। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनका भविष्य अंधकार में नहीं होने देंगे, उनको हम सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इसलिए हमने एक और जहां प्रदेश में सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोकने के लिए दंगा रोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के जैसे मुल्लावादी कट्टरपंथियों के खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। परंतु ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ की परंपराओं से कोई सरोकार नहीं है। इनको हमारे द्वारा लैंड जिहाद पर जब कार्रवाई की जाती है तो उससे भी इनको दिक्कत होती है। भाइयों बहनों, लैंड जिहाद करने वाले इनको अच्छे लगते हैं। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे विशेष स्थानों पर ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को बसाने का काम किया है जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई अस्तित्व तक नहीं था। आज जब हम ऐसे स्थानों पर कार्रवाई करते हैं जहां हरा कपड़ा डाला है, नीला कपड़ा डाला है, पीला कपड़ा डाला है और हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसमें भी इनको परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आप लोगों का है। आप ही बताइए भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ मुख्य सेवक के दायित्व पर आप सबके आशीर्वाद से काम कर रहा हूं, तो ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि ये प्रश्न हम सबका है और इसका उत्तर भी हम सब लोग जब मिलकर खोजेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर भी मिलेगा। आप बताइए, हमारी देवभूमि को दूषित करने का जो लोग काम कर रहे हैं, क्या हमको उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं, जोर से बताइए आप लोग। तो कार्रवाई करें ना, अभी जोर से बोलिए। हमारी सरकार ने राज्य में जो सुनियोजित रूप से लैंड जिहाद हो रहा था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक भूमि इन लैंड जिहादियों के कब्जों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया है। लेकिन जिनके आंखों पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हो उनको लैंड जिहाद कहीं नजर नहीं आता। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे रहते हुए देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी जिहाद करने वाले को, किसी भी जिहादी को यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, जब हमने प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया और सभी धर्मों के लिए एक समान व्यवस्था लागू की, तो पूरे देश में यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर राष्ट्रवादी लोगों ने हमारे इस ऐतिहासिक निर्णय को खूब सराहा, खूब हमारी प्रशंसा की, खूब हमारा प्रोत्साहन किया। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को समान नागरिक संहिता लागू करने से भी तकलीफ है। भाइयों बहनों, उन्हें लगता है कि इससे एक अधिकार, एक विशेष समुदाय के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, उत्तराखंड में क्या महिलाओं के उत्पीड़न को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जहां हमारी मातृशक्ति इतनी कठिन स्थितियों, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती है? क्या किसी धर्म के आधार पर किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दी जा सकती है क्या? लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए ही हमने एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया हमने कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया। भाइयों बहनों, और इस वर्ष जुलाई से सभी मदरसों में सरकारी जो हमारा बोर्ड है, सरकारी जो हमारा पाठ्यक्रम है, उस बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है
वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। आज अल्पसंख्यक स्कूलों में भी गुरुवाणी गूंजेगी तो भाइयों बहनों, इसमें कांग्रेस के लोगों को क्यों परेशानी होनी चाहिए? क्या परेशानी है कि अगर आप सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, पारसी समुदाय के लोग, ईसाई समाज के लोग अगर वह भी उन अल्पसंख्यक स्कूलों में पढ़ेंगे तो इनको क्या परेशानी होनी चाहिए? हमने राज्य में बच्चों को गुमराह करने वाले अवैध मदरसों पर ताला लगाने का कार्य भी किया है, इससे भी इनको परेशानी होती है। जब हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, षड्यंत्र करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हैं, तब भी इनके पेट में दर्द होता है। भाइयों बहनों, आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसे घुसपैठिए जो नाम और बेस बदलकर, अपना छदम नाम रखकर, अपना बेस बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर हमारे उत्तराखंड की पवित्रता और सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने ऑपरेशन कॉल नेमी के माध्यम से राज्य से ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का काम किया। तो इसमें भी हमारे कांग्रेसी मित्रों को बड़ी समस्या है। भाइयों बहनों, वो ऑपरेशन काल नेमी भी उनको पसंद नहीं आता है। लेकिन मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर वापस वहीं पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हुए हैं, उनको वहीं भेजने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में आप सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग करते रहेंगे, अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। सरकार के 4 साल पूरे होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उपलब्धियां रही हमारी 4 साल के अंतराल में, उसका व्याख्यान जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से बधाई देना चाहूंगा। और आगामी यानी कि जो समय रह गया है, उस समय में हम कितना काम कर सकते हैं प्रदेश के हित के लिए, हम सब टीम की भावना से काम करेंगे। और एक प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित भारत हो, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, यानी कि 2030 तक हमें लगेगा कि हम कुछ आगे और बढ़ रहे हैं, क्योंकि 25 साल का उत्तराखंड हो गया है और जवानी में उत्तराखंड आ गया है। अब हमको और मजबूती से काम करना है। इन 4 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानूंगी कि हर योजना के केंद्र में हमने मातृशक्ति को पाया। मातृशक्ति के आशीर्वाद से ये सरकार बनी थी और उनकी तरफ एक जिम्मेदारी निभाते हुए, वादा निभाते हुए धामी जी की और सरकार की हर एक योजना के केंद्र में हमने बहनों को पाया। यही कारण है कि जिस तरीके से मोदी जी मातृशक्ति के आशीर्वाद से लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, आज हमें दिख रहा है कि 27 में भी हमारी सरकार बनेगी तो बहनों के आशीर्वाद से ही बनेगी। और इसी विकास की गाथा को महिलाओं को आगे लेके बढ़ना, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। एक महिला कार्यकर्ता और के साथ साथ एक महिला भी हूँ, तो जो मैं महिलाओं को आगे बढ़ते इस प्रदेश में देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड आंदोलन का जो सपना था हमारे शहीदों का, हमारी सैकड़ों महिलाओं का जिन्होंने उसमें बहुत कुछ अपना बलिदान किया, उस सपने को साकार होता हुआ आज मैं देख रही हूँ। तो इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को बहुत बधाई दूंगी, प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ऐसी मजबूत सरकार चुन कर लेके आए जो मजबूत निर्णय ले सकती है, क्षणिक लाभ, शॉर्ट टर्म गोल्स को छोड़ते हुए एक लॉन्ग टर्म विकास की एक गाथा लिखने की प्रयास करें। 4 साल बेमिसाल युवा जनजन की सरकार, जनजन के द्वार, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उत्तराखंडियों का होगा, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम उसे चरितार्थ करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ देवभूमि के देवत्व को बचाने की लगातार कोशिशें की जा रही है, क्योंकि हम 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी है, वही दूसरी ओर विकास के नए नए आयामों को छुआ जा रहा है। चाहे ऑल वेदर रोड हो, ग्रीन कॉरिडोर हो, पहाड़ पर ट्रेन चढ़ना हो, मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड अपनी अलग एक पहचान बनाते हुए साफ साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य की नई आबकारी नीति को लेकर धामी सरकार पर तीखा हमला बोला। गोदियाल ने कुमाऊं मंडल में 55 नई शराब की दुकानें खोलने के फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए इसे जन विरोधी कदम बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार केवल राजस्व बढ़ाने और मुनाफाखोरी में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को प्रदेश के युवाओं और सामाजिक ढांचे की चिंता करनी चाहिए।
कितनी अफसोसजनक और निंदनीय बात है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में शराब की तिजारत नजर आ रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का और कोई विवेक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप जिस जिले से चुनकर आए हैं, अकेले एक छोटे से जिले चंपावत में 4 दुकानें आपने वहां स्वीकृत की, 15 दुकानें पिथौरागढ़ में आपने स्वीकृत की। क्या आखिर इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? और वो लोग, वो सांसदगण जो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको क्या अपनी रीढ़ पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री जी को प्रश्न पूछने का उनके अंदर मादा नहीं है? ये पूछा जाना चाहिए उन सांसदों के द्वारा मुख्यमंत्री को कि इस प्रदेश को आप कहां लेके जा रहे हैं। अफसोस इस बात का रहेगा कि ये मुख्यमंत्री जी और ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, 8-10 महीने में ये निपट जाएंगे, लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा, दुख इस बात का और आशंका इस बात की रहेगी कि ये परंपराएं अगर जड़ जमा दी तो इस प्रदेश को फिर बचाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं फिर भी मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करें। इस प्रकार के उत्तराखंड के हित में ये बातें उचित नहीं है और सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री भी कई हुए, एक से एक मुख्यमंत्री हुए। आप भी इतिहास पुरुष बनने की ओर हैं कि भाई 5 साल से ज्यादा का समय आपने मुख्यमंत्री के रूप में निकाला, लेकिन इस प्रदेश का भला सोचिए। सिर्फ और सिर्फ शराब की तिजारत करके आप किसका भला करना चाहते हैं, ये जनता जानना चाहती है। टिहरी गढ़वाल के कांग्रेस नेता और नरेंद्र नगर विधानसभा प्रभारी श्यामलाल आर्य ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और गैस आपूर्ति संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैस आपूर्ति प्रभावित होने से आम जनता और व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सरकार के समय जब गैस सिलेंडर 400 रुपये हुआ था, तब बीजेपी नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर सड़कों पर विरोध करती थी, लेकिन आज गैस सिलेंडर की कीमत 1100 तक पहुंच चुकी है। लेकिन अब बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आज पूरे प्रदेश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है और जो हमारे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर किसी भी होटल में उपलब्ध नहीं है, होटल तो बंद होने के कगार पे हैं। और जो हमारे जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हैं, जो घर के सिलेंडर हैं, घर के सिलेंडर भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार ने, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, तो अगर हम 20 रुपये सिलेंडर में बढ़ाते तो स्मृति ईरानी जी अपने सिर में सिलेंडर लाके 8-10 महिलाओं को सड़क में इकट्ठा कर देती थी। लेकिन आज जो है 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बहुत हो गई महंगाई के बाहर, अब की बार भाजपा सरकार है 400 का सिलेंडर हो गया आपके आज 1100 पार, तो तब तो नहीं कह रहे हैं। आज जितनी भी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है और गैस सिलेंडर की दिक्कत है। हम तो कहते हैं कि लोग, अगर उपभोक्ताओं को, कि अगर सिलेंडर की व्यवस्था एक हफ्ते में सुचारू रूप से नहीं होती तो सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि आप गैस की व्यवस्था आपकी चौपट है, आप पेयजल की व्यवस्था आपकी चौपट है। मैं अपनी ग्राम भगवान की बात करता हूँ, यहाँ पे अलकनंदा नदी 200 मीटर पे अलकनंदा नदी बहती है, 200 मीटर पे, और उसके बगल में चंद्रभागा नदी है जो गदेरा है। और हमारे गांव में 150 और 200 मीटर की परिधि में जो भगवान गांव है, उसमें पानी की, 1 महीने से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत गुमदेश चमदेवल स्थित प्रख्यात बता दें कि चौखाम बाबा मंदिर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री संस्कृति सर्वधन किट भेंट की है। ये पहल जनपद में सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों में से एक सूत्र में पिरोते हुए युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए सशक्त निर्णय है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ चमदेवल चम्मो मंदिर में जो एक किट दी गई है, भजन संध्या किट, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं स्वागत करते हैं। जो यह किट दी गई है कि जो युवा लोग नशे से इससे दूर रहें, इसमें भी यह कार्य सिद्धि करेंगी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने चम्मो मंदिर चमदेवल के इस शिवालय में जो आज मुख्यमंत्री किट के रूप में हमें ढोलक, हारमोनी, तबला, भजन संध्या कीर्तन की जो भी हमें भेंट की है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 23 मार्च को जहां बीजेपी अपने 4 साल के कार्यकाल का जश्न मना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस रसोई गैस की कीमत को लेकर विरोध जता रही है। जिले में हो रही रसोई गैस किल्लत को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंपावत चिराग फर्त्याल ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष चिराग फर्त्याल ने कहा कि आज बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मुर्दाबाद
के शासनकाल में जब 15 रुपये 20 रुपये रसोई गैस सिलेंडर जब बढ़ता था तो भाजपा के लोग पूरी सड़कों में आंदोलन करते थे। आज उस आंदोलन के फलस्वरूप उनको सत्ता मिली और आज हम जो सिलेंडर 300 रुपये में छोड़ के गए थे वो सिलेंडर आज 1000 रुपये का हो गया है। लेकिन चलिए उस बात को भी छोड़िए, 1000 रुपये का सिलेंडर होने के बावजूद भी वो सिलेंडर आज जनता को नहीं मिल रहा है। ये सरकार डबल इंजन की ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज पूरी तरह इन लोगों ने इस्तीफा देना चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य सरकार, इन दोनों सरकारों ने इस्तीफा देना चाहिए और नैतिकता के आधार पर इन सभी कार्यकर्ताओं ने सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए भाजपा के, क्योंकि भाजपा की सरकार से ना हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो पा रही है, ना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल पा रहा है, ना भ्रष्टाचार में ये लोग रोक लगा पा रहे हैं और ये महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिससे कि हमारे इस समाज में जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी लाचार है। और मैं कहना चाहता हूँ, समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आज 1000 रुपये का ये सिलेंडर हो गया। कांग्रेस के शासनकाल में ये सिलेंडर 300 रुपये का हुआ करता था। यही हमारी कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में अंतर है। रसोई गैस तक जहाँ तक बात है कि अभी इस सरकार के द्वारा 60 रुपया प्रति सिलेंडर के रूप में बढ़ाया गया। रुपया बढ़ाने के साथ साथ ही जो गैस की अव्यवस्थाएं चल रही हैं, मारामारी चल रही है, ज़बरदस्त स्टोर में कालाबाजारी यहाँ पर चल रहा है और आम आदमी को पहुँच से गैस दूर हो चुकी है। क्योंकि भाजपा का जब भी शासन आया है तभी तानाशाही बढ़ी है और आज क्षेत्र की जनता को इन्होंने घर घर तक जो गैसों की समस्या है, महिलाएं 3-3 बजे रात से इसकी लाइनें लगाकर गैस को प्राप्त कर रही है। हमारा सरकार से यही कहना है, बातें तो बहुत करते हैं, कभी विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ की बातें करते हैं, एक दिन डिस्टर्ब होने में ऐसी गैस की किल्लत होती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह से यहाँ की जनता को संतुष्टि कर पाएगी। गैस के क्षेत्र के साथ साथ ही इतनी तानाशाही चल चुकी है कि आज मार्केट के अंदर किसी चीज़ के रेट और भाव पूछने की जरूरत नहीं है। महंगाई चरम सीमा के अंदर है। आज हर सेक्टर में, आप चाहे युवा हो या का व्यापारी हो या कर्मचारी हो, आज इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त आ चुका है। किसी भी सेक्टर में आज खुशी से महसूस नहीं रहे। आज इस प्रदेश के अंदर एक भय सा माहौल पैदा हो चुका है कि आने वाला कल कैसा होगा, ये निश्चितता नहीं कर पा रहे कि हम आप लोगों से ऐसा कर रहे हैं या कोई ऐसी कोई बातें नहीं है। लेकिन क्यों केवल भारतीय जनता पार्टी एक ठेकेदारों की पार्टी बन चुकी है मेरे हिसाब। विकासनगर के सहसपुर क्षेत्र में एक दबंग ने पहले युवकों के साथ मारपीट की और फिर उसे कार से कुचलने की कोशिश की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीडीसी सदस्य एक बच्चे की पिटाई कर रहा था और तभी मौके पर मौजूद युवकों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी उसके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट कर रहा था और इतना ज़्यादा टूट के पड़ा। आरोप है कि मारपीट के बाद भी जब दबंगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने कार से उसे कुचलने की कोशिश की। वायरल वीडियो में साफ देखने को मिल रहा था कि कार लोगों की तरफ तेजी से बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ युवक को बेरहमी से पीटा जा रहा था। हम चौक पर आए यहाँ पर जाटोवाला से, तो इकराम नाम का व्यक्ति और उसके 4-5 साथी ये कार से दबंगई से सीधे गाड़ी आगे लगाई, तो इन्होंने ईद की मुबारकबाद दी और फिर एक लड़का आया छोटा बच्चा, उसके ऊपर इन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी। 13-14 साल का बच्चा था वो। उसके बाद मैंने बीच बचाव में उसे कहा कि भाई इसको मत मारो, तो इन्होंने कहा कि तू ज़्यादा बड़ा नेता है ये सो, इन्होंने गालियाँ गलौज करी और मैं वहाँ से टाइम बचा के निकल लिया। तब फिर ये दोबारा फिर आए, हम यहाँ चौक पर खड़े हुए, दोबारा फिर आए, दोबारा इन्होंने क्या करा, आते ही सीधा ये हाथापाई करने की पूरी कोशिश करी इन्होंने। और फिर जब इनका बस नहीं चला तो इन्होंने एक गाड़ी निकाली, इनकी अपनी गाड़ी थी, उससे इन्होंने लोगों को जान से मारने की कोशिश करी। आप वीडियो देखना, उसमें पूरा आपको सत्या नजर आ जाएगा क्या क्या किया उन्होंने। इन्होंने फिर क्या बोलते हैं, रोडें उठाई, रोडों से मारने की कोशिश करी गई। गाड़ी से मेरी पूरी गाड़ियाँ तोड़ी इन्होंने। जो आए हम मेरे साथ के लिए रुके वहाँ बेचारे, उनकी भी गाड़ियाँ तोड़ी इन्होंने, उनके ऊपर भी हाथापाई करी इन्होंने। और ये आज का मामला, ये अभी भी, इनसे पहले भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रखी इस क्षेत्र में। ये प्रोफेशनल बदमाश रहा है। कोटाबाग बेलपड़ाव मोटर मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध मां घनियाल देवी मंदिर में इन दिनों नवरात्रि पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भी भारी भीड़ के साथ पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ विराजमान मां घनियाल देवी को चंद्रघंटा माता के रूप में पूजा जाता है। वहीं नवरात्रि के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय है।
पहले भी बता रहा था, कोटाबाग रामनगर मार्ग में पड़ता है, मध्य में पवलगढ़ और कोटाबाग के बीच में माँ गनियाल देवी मंदिर नाम से मैया का मंदिर जाना जाता है। पौराणिक इसकी मान्यताएं हैं, बहुत पुराना, शताब्दियों पुराना ये मंदिर है। और भक्त लोग नवरात्रियों में तो रहते हैं, आए दिन ये मोटर मार्ग पर लगता हुआ मैया का मंदिर है, तो आए दिन चलते रहता है भंडारा प्रसाद इत्यादि, पूजन भजन संध्या चलते रहती है। जी। कंखल के जगजीतपुर क्षेत्र में देर रात हाथी की दस्तक से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं खेत में घुसे हाथियों ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंखल क्षेत्र में आए दिन हाथी की आवाजाही लगी रहती है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीण लगातार प्रशासन और वन विभाग से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद भी वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। राजधानी देहरादून के नया गांव पेलियो क्षेत्र में उस वक्त दहशत फैल गई जब झूला पुल के पास एक युवक का संदिग्ध हालातों में शव बरामद हुआ। शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मृतक की पहचान महेंद्र उर्फ रिंकू के रूप में हुई है, जो कि देहरादून के गुड़पुर इलाके का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक महेंद्र नशे का आदी था और 18 मार्च को अपने घर से अचानक लापता हुआ था। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा, तो परिजनों ने 20 मार्च को बता दी कि पेलियो पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती वार्ड नंबर 20 में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि रईस अहमद का शव उसके घर पर फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये भी बता दें कि मृतक अकेले घर पर था और उसने दोपहर में अपने बच्चों को ससुराल भेज दिया था। देर शाम पड़ोसियों ने घर का गेट बंद देखा और अंदर झांकने पर शव लटका हुआ मिला। आसपास के लोगों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। रुड़की में सड़क हादसे के बाद इलाज के दौरान एनएसजी कमांडो जवान की मौत ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। बता दें, देहरादून हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुए 33 वर्षीय कमांडो धन प्रकाश को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। ये बताया जा रहा है कि जवान हाल ही में बंगाल बॉर्डर से छुट्टी पर आए थे और हादसे के बाद खुद ही परिजनों को सूचना दी थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन देने के कारण जवान की हालत बिगड़ी है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।